हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट की आंसर की आ गई है और इसको मैच करने में बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है सभी को। तो अगर आपने अभी आंसर की अभी मैच नहीं करी है तो मैं जो भी मेरे पास आंसर कीज़ अवेलेबल हैं उन सभी के जो सॉल्यूशन हैं वो मैं चैनल पर करवाने वाली हूँ। तो इससे आपको एक सुविधा हो जाएगी कि आप क्वेश्चन को मैच करके आप अपने जो आंसर हैं उसको मैच कर सकते हैं। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। उसमें तो आपको क्या करना पड़ रहा है, क्वेश्चन पेपर से पहले आंसर की मैच करनी पड़ रही है, उसके बाद फिर अपने आंसर मैच करने होंगे आपको। तो मैं आपको यहाँ पर क्या करके दूंगी, जो क्वेश्चन पेपर आपका दिया हुआ है उसमें मैं आंसर आपको बता दूंगी और उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, जो आपके अटैम्प्ट्स हैं, उसमें आप उसको मैच कर सकते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन इधर उधर आपको मिले, क्योंकि सीक्वेंस से तो मिलेंगे नहीं। क्वेश्चन को देख करके आप उसको मैच कर सकते हैं, इतनी सुविधा आपको हो जाएगी। और अगर आप कोई और डेट की आंसर की मुझसे चाहते हैं तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपनी आंसर की और लैंग्वेज सेट बता देना कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, तो मैं आपका भी करा दूंगी। तो अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं सॉल्यूशन सोशल साइंस का पेपर सेकंड का। और ये जो पेपर है ये है हमारा 17 जनवरी 2022 में जो पेपर हुआ था, ये वो उसका सोल्यूशन मिलेगा। तो मैं आपको आंसर बता दूंगी और इसमें जो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे, हमारा बैच स्टार्ट होगा सोशल साइंस का आफ्टर सीटेट रिजल्ट। उसमें मैं आपको ये क्वेश्चंस डिटेल में करवाऊंगी अच्छे से। तो अभी यहाँ पर हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते चलेंगे जितनी ज़रूरी होगी, क्योंकि 60 क्वेश्चंस हैं, उन सभी के मुझे आंसर आपको बताने होंगे। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशंस। और लैंग्वेज का सेट तो वैसे ये फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू है इसमें और सेकंड लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन पेपर अलग आया होगा, क्योंकि सेकंड शिफ्ट में सभी का था, एक ही शिफ्ट में एग्जाम था सभी का, पेपर 2 जो था। तो क्वेश्चन पेपर सेम होना चाहिए जो पेपर 2 था सबका। तो क्वेश्चन से आप मैच कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, ये 31 से स्टार्ट है सोशल साइंस का सेक्शन। 31 जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के राजधानी के रूप में चुनाव के बारे में यह बात की, यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के उदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। तो ये कथन था वायसराय हॉर्डिंग का। थर्ड ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन से आप मैच कर लेना, बहुत सुविधा हो जाएगी आपको, क्योंकि उसमें आप मैच करते बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। इसमें मिलान करना है हमें इनका, और यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन जो थर्ड है आपका ये सही हो जाएगा। तो इसको आप देख लेंगे, बहुत टाइम जाएगा नहीं तो मिलाने में। डिटेल डिस्कशन हम अपने बैच में करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे इसकी क्लासेस। मैं सभी आपके प्रीवियस ईयर ये कराऊंगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 33 क्वेश्चन है, प्राचीन समय में भारत में तीर्थ यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी सोशल साइंस के पेपर में या फिर साइंस के पेपर में, जो पेपर सेकंड है, इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे हर जगह, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करा रही थी। लेकिन ज़्यादा लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको लगता था कि क्वेश्चन टफ हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन का लेवल क्या है, सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही लेवल था मेरा भी क्वेश्चंस का। लेकिन वही है, आप सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और फिर एग्जाम में आ जाते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल की तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए। तो ये इसका 33 का जो आंसर है हमारा, ये होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। बी और सी जो है हमारे स्टेटमेंट ये सही है, ये और ये दोनों स्टेटमेंट हमारे इसमें सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। चोल वंश से रिलेटेड दिया हुआ है क्वेश्चन ये। तो अभिकथन दिया है, उसका कारण दिया है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और उसे पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से भर दिया। कारण दिया है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 34 का पहला। तो ये दोनों जो बातें हैं बिल्कुल सही हैं, जो अभी कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है, और जो कारण इसका दिया है वो भी बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर इसमें हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, इसमें देखो सूची 1 को 2 से मिलाना है। इसमें अगर हम बात करें इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 35 का, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ए को थर्ड से मिलाएंगे। जिक्र क्या होता है, नाम का जाप। और बी को पहले से मिलाएं, रक्स क्या है, एक नृत्य है। सी से समा यानी गाना, और मुरीद यानी अनुयायी।
डी को 4th से मिला देंगे, ये सही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है, मदुरई शहर में आयोजित कवियों की सभाओं में संगम ग्रंथों की रचना और संकलन किया गया है। और कारण दिया है, संगम कवि और अज्ञात यूनानी समकालीन थे। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन जो आर है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है ए की, तो हमारा सेकंड ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। 37 क्वेश्चन है, किस ग्रंथ या किताब में गढ़कटंगा के गोंड साम्राज्य का उल्लेख मिलता है जिसमें 70,000 गांव थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबरनामा। तो ये हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है। तो हिस्ट्री मैंने अभी कराई नहीं है। बेसिकली आपको जो मेरी वीडियोस मिलेंगी वो मिलेंगी ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। पॉलिटी तो मैंने कंप्लीट कराई हुई है, मैंने मैराथन क्लास भी कराई थी इसकी, और कुछ टॉपिक्स आगे आएंगे जो कि पॉलिटी से आए हुए हैं, और अगर वो आप वीडियो देख लेते तो आपके काफ़ी हद तक सही होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। ग्रामीण भारत में जीवन से संबंधित निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सही जोड़े मिलाने हैं हमें इसमें। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 38। 38 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले को हम पहले से मिलाएंगे, प्रति कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन। बी को तीसरे से मिलाएंगे, साल जो है एक पेड़ है, सुना भी होगा आपने। और सी, महुआ जो है एक फूल है जिससे शराब बनाई जाती है। 4th, बेवड़ है, घुमंतु खेतों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। 39 क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में विधवा विवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। 40 नंबर है, निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़ें तथा सही कथन का चयन करें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल बी सही है। तो कुछ समाज सुधारकों ने भारत में जाति गैर बराबरी की भी आलोचना की, तो बिल्कुल बात सही है, ये केवल बी सही होगा इसमें। 41 क्वेश्चन है, कथन पढ़ना है और कारण दिया हुआ है। देखो कथन और कारण वाले बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहले तो हमें देखना होता है सही है कि गलत है, और फिर देखना होता है कि व्याख्या इसकी सही हुई है कि नहीं हुई है। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि दलितों को प्रवेश नहीं मिलता था मंदिरों में, और इसका इन्होंने विरोध किया था, और इस आंदोलन का ये हिस्सा भी रहे, और दलितों को इन्होंने कह सकते हैं प्रोत्साहित भी किया अपने अधिकारों की मांग के लिए। और कारण है, बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि लोग यह देखें कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के बारे में सही है? तो इसका आंसर होगा हमारा 42 का पहला ऑप्शन, केवल ए और बी। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था, क्योंकि खुद भी आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते थे, और बिरसा अपने जीवन के उत्तरार्ध में मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को लगातार विरोध करने लगे। तो दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं, ए और बी। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। वही है कथन और कारण, कथन और कारण पर बेस्ड मिलेंगे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें। तो गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाए। कारण है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। तो 43 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि देखो ये इससे कनेक्टेड नहीं है, हालांकि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटाई थी, लेकिन इसका कारण ये नहीं है। तो कारण मतलब हम कह सकते हैं व्याख्या सही नहीं है, ए। दोनों सही तो हैं, दोनों पॉइंट सही हैं हमारे, लेकिन जो व्याख्या इसकी दी हुई है वो सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण है फिर से। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा शीत युद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर तैयार की, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने दुनिया के देशों से आह्वान किया कि वे 2 मुख्य सैनिक गठबंधनों में से किसी एक में शामिल हो जाएं। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, ए सही है किंतु आर गलत है। तो पहला जो है हमारा कथन ये सही है। 45 क्वेश्चन है, 45 जो है हमारा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
ए सही है और आर गलत है। देखो, पृथ्वी सौरमंडल पर एक अद्भुत ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी पर पानी और हवा उपस्थित है जो जीवन की उपस्थिति में सहायक है। वैसे मुझे इसमें डाउट लग रहा है, क्वेश्चन में इसका थर्ड होना चाहिए, बट अब देखते हैं क्या इसका फाइनल आंसर देती है सीटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब ग्रीनिच यामोत्तर पर सभी स्थानों में दिन के मध्य दोपहर होगी? दिन का मध्य या फिर दोपहर होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। 46 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जब सूर्य प्रमुख यामोत्तर ग्रीनविच पर आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, तो तब दोपहर होगी, क्योंकि सूर्य जो है बिल्कुल सिर पर आपके दिखेगा। तो ऑप्शन 4 इसमें सही हो जाएगा। 47 है, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव या विषुवत रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी यदि डिग्री में नापा जाए? तो देखो, विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव यानी कि कुछ इस तरह से विषुवत रेखा और उत्तरी ध्रुव ये वाली और दक्षिणी ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो ये वाला जो देखो एंगल है, ये डिग्री 90 डिग्री बन रहा है, और अगर यहाँ से भी नापें तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। अब 48 क्वेश्चन है, कथन दिए हुए हैं और सही विकल्प चुनना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्रों में बहुत ठंड पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखो, व्रत तो हो गया हमारा ये, और ये हो गया उत्तरी ध्रुव पॉइंट, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ठंड पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। शीत कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है और किरणें तिरछी पड़ती हैं, कम गर्दनी पैदा होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है ज्योग्राफी मैराथन क्लास, उसको देख लें, उसमें मैंने ये सभी कंसेप्ट समझाया हुआ है, तो समझ जाएंगे आप। इसके अलावा मेरी डिटेल में भी वीडियो आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो सीटेट की क्लासेस कराई हुई हैं मैंने सोशल साइंस में, तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए रहेंगी वो। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 49 है, प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्रों एवं इनमें पाए जाने वाले वन्य जीवों के बारे में हमें ये मैच करने हैं। जैसे कि एक तरफ वन है और एक तरफ इनके जीव हैं, जो मतलब जो जानवर इसमें पाए जाते हैं इन वनों में। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए को हम तीसरे से मिलाएंगे, क्योंकि टुंड्रा प्रदेश जो है ये ठंडे इलाके हैं। बी को मिलाएंगे हम 4th से, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, सांप, छिपकली, ऊंट। और शीतोष्ण यानी सी को मिलाएंगे हम पहले से, शीतोष्ण घास स्थल को जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को मिलाएंगे हाथी, जबरा और जिराफ से। तो ये सभी जीव पाए जाते हैं इन वनों में, इन जगहों पर घास स्थल हैं ज़्यादातर तो इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, वर्षा के प्रकार वर्षण को उचित व्याख्या से सम्मिलित करें। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए का होगा 4th, बी का होगा 3rd और सी का हो जाएगा दूसरा। पर्वतीय, पर्वत से भी आप समझ सकते हैं इसको। गर्म आर्द्र वायु ऊपर उठकर पर्वत पर जाती है तो तब पर्वतीय वर्षा होती है। और डी को पहले से मिलाएंगे, चक्रवाती वर्षा होती है, ठंडी हवा गर्म हवा से मिलती है। 51 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल के बारे में कौन सा कथन सही है? 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए और डी। ए है, पृथ्वी में उपलब्ध जल राशि का केवल 3% ही अलवण जल है, यानी कि शुद्ध जल है। और डी है हमारा, हिम नदियाँ, झरने और तालाब स्वच्छ पीने योग्य जल के स्रोत हैं, बिल्कुल सही बात है। तो बाकी हमारे रॉन्ग है ये स्टेटमेंट। 52 क्वेश्चन दिया हुआ है, वही हमें कथन दिए हुए हैं और बताना है कौन सा सही है। 52 का आंसर होगा पहला, ए और बी सही है। वायुमंडल हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है, ये भी सही बात है। और वायुमंडल की 4 नहीं बल्कि 5 परतें हैं, तो इसलिए गलत है। 53 क्वेश्चन है, कौन सा कथन पवन का वर्णन करता है? 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती वायु। जो उच्च वायु दाब क्षेत्र होता है उससे निम्न दाब के क्षेत्र की ओर वायु बहती है। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक को अपने संबंधियों से मिलने के लिए मुंबई से दिल्ली जाना है, अशोक परिवहन के कौन से साधन का उपयोग कर सकता है? तो इसके अगर बात करें तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, वायु मार्ग, क्योंकि काफ़ी लंबी दूरी है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा।
इसमें और भी ऑप्शन हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब चूज़ कर सकते हैं। तो इसमें देखो ये हो जाएगा हमारा बी, सी और डी। बी, सी और डी हो जाएगा, क्योंकि देखो सड़क मार्ग से भी जा सकता है वो, वायु मार्ग से भी जा सकता है और रेल मार्ग से भी जा सकता है। अब जल मार्ग तो उधर कोई है नहीं, तो इससे नहीं जाएगा, तो ये सही होगा हमारा। वो मैंने ये नीचे देखा नहीं था, क्योंकि मैं वही कह रही थी कि सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, रेल मार्ग से भी जा सकते हैं, क्योंकि ट्रेन भी जाती है वहाँ से। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 55 नंबर है, कौन सा ऊर्जा संसाधन भारत में अधिकतर कारखानों में प्रयोग में लाया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा हमारा, कोयला। कोयला ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है। 56 क्वेश्चन है, कथन दिए हुए हैं और कारण दिया है, तो इसका सही आंसर बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये दूसरा भी सही है, हमारा कारण भी सही दिया हुआ है। तो आंसर देख लेते हैं फटाफट से, क्योंकि काफ़ी वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, तो फसलों को उन देशों के साथ जहाँ ये अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती हैं उसके साथ सुमेलित करना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसको मिला भी लेते हैं। ए को हम 4 से मिलाएंगे, बी को हम 3 से मिलाएंगे, सी को दूसरे से मिला देंगे, ब्राज़ील, और ब्राज़ील तो कॉफ़ी के लिए फेमस ही है, और डी को हम पहले से मिलाएंगे, तो ये सही हो जाएगा आंसर। 58 क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो कई राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित संचालित स्कूलों और कॉलेजों की आर्थिक रूप से सहायता करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए प्रावधान राज्य द्वारा विविधता के पोषण को दर्शाता है, दोनों इसमें सही हैं। 59 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रूढ़िबद्ध धारणाएं का निर्माण हमें व्यक्ति विशिष्ट की दक्षताओं विशेषताओं की पहचान करने से रोकता है, साथ ही साथ ये व्यक्ति में विशिष्ट विशेषताओं की विकास को भी अवरुद्ध करता है। तो बिल्कुल बात सही है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी होती हैं उसके कारण हम किसी की विशेषताओं को या दक्षताओं को नहीं पहचान पाते। क्वेश्चन नंबर 60, संसदीय शासन पद्धति में क्या होता है? 2 कथन दिए हुए हैं इसमें, तो 60 का 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, कार्यपालिका का गठन विधायिका द्वारा किया जाता है, और बी गलत है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 61 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सरकार द्वारा नए नए कानून और योजनाओं और कार्यक्रम को चलाने से लोकतंत्र में गतिवाद प्रतिबिंबित होता है, और इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और आर्थिक समस्याओं पर लोगों द्वारा आंदोलन आयोजित करने से भी होता है। 62 क्वेश्चन है, कौन सी भारत में अनियमित वेतन कार्य की विशेषता है? तो 62 का आंसर होगा 3 ऑप्शन, केवल सी और डी सही है। तो कभी कभी मजदूर से ज़्यादा घंटे काम करवाया जाता है, जिसके मुकाबले उसको वेतन कम दिया जाता है, और नियमित रोजगार अवसरों की बहुत थोड़ी गारंटी होती है, उनको साल के 12 महीने काम नहीं मिलता है। 63 ऑप्शन है, निम्न रोजगारों का उनकी स्थिति के साथ मिलान कीजिए। तो इसका जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ए को हम 4th से मिलाएंगे, और बी को हम तीसरे से मिलाएंगे। स्वरोजगार युक्त जो रेडी अपनी चलाते हैं, मतलब ठेले वाले जो होते हैं, वो स्वरोजगार है, उनका खुद का ही काम होता है। और अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो नियमित वेतनधारी कर्मचारी हैं, उनको नियमित तौर पर वेतन मिलता है। कपड़ा फैक्ट्री का मालिक ये नियोक्ता है, और कृषि मजदूर जो है अस्थायी वेतन श्रमिक है, मतलब टेम्परेरी काम होता है इसका, परमानेंट नहीं होता। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे पॉलिटी की मैराथन में, ये वाला टॉपिक। इसमें लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी आपकी उसको देख करके। 64 क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार के अन्य स्वरूपों से एक बेहतर स्वरूप है क्योंकि। तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, ए और बी। यह लोगों के प्रति उत्तरदायी है, बिल्कुल सही बात है। यह प्रतिनिधिक सरकार है, तो बिल्कुल सही है। तो ये गलत है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी ज़रूरतों को पूरा करती है, तो ये गलत बात है। ये थर्ड ऑप्शन सही होगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, कथन और कारण दिए हुए हैं। 65 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है ए की।
तो देखो, ये संचार माध्यम का जो है टॉपिक आपका, वो ये पॉलिटी में आपको मिल जाएगा मैराथन क्लास में मेरी। तो मैंने 3 पॉलिटी की मैराथन कराई हुई हैं, अलग अलग क्लासेस की, 6, 7, 8 की। तो उसमें ये टॉपिक मिल जाएगा संचार माध्यम, उसमें ये पॉइंट्स में मिल जाएंगे। निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम को संतुलित और स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराने चाहिए, मतलब बायस नहीं होना चाहिए किसी एक की तरफ। तो एक बिल्कुल सही है, और आर जो है ये भी सही है। अधिकांश संचार माध्यमों जैसे टीवी, समाचार पत्रों पर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों का स्वामित्व होता है, जिसकी वजह से वो सही न्यूज़ नहीं दिखा पाते। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन जो व्याख्या वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 66, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और बी दोनों सही हैं। सरकार के एक अंक को दूसरे अंक के काम का भार अपने ऊपर नहीं लेना है, और ना ही हस्तक्षेप करना है, तो दोनों पॉइंट ही सही हैं। 67 क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो कि। 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी, जो कि सभी धर्मों को सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, और धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है। तो दोनों पॉइंट इसमें सही होंगे। 68 क्वेश्चन है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार ऐसे नागरिकों को वकील उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य के ऊपर सौंपा गया है जो निर्धनता, गरीबी या किसी और कारण से वकील नहीं रख सकते। तो 68 का थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा, आर्टिकल 39 ए के अनुसार। 69 क्वेश्चन है, निम्न गद्यांश को पढ़िए, और इसके बारे में फिर हमें बताना है क्वेश्चन क्या पूछा गया हमसे। देखो, ये बात की गई है जो भोपाल के जो यूनियन कार्बाइड जो फैक्ट्री थी, उसमें जो गैस रिसाव हुआ था, तो गैस रिसाव जो हुआ था उसके बारे में बोला गया है केवल मजदूरों के अंदाजे के सहारे काम चलाया जाता था। और पश्चिम वर्जीनिया में, जैसे कि अमेरिका में भी ये फैक्ट्री थी इसी चीज़ की, तो वहाँ पर सुरक्षा की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि निम्न दिए गए विकल्पों में से किस पर उपरोक्त गद्यांश के आधार पर चर्चा की जा सकती है। तो ये हमारा इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2। सबसे बड़ी बात यही है कि अलग अलग देशों के बीच सुरक्षा मानकों में भारी फर्क होना, जबकि वही फैक्ट्री अमेरिका में है, वहाँ पर सुरक्षा है, कंप्यूटरीकृत चेतावनी है और निगरानी व्यवस्था भी है, लेकिन भोपाल में ऐसा कुछ नहीं था। वो उन्होंने काफ़ी खर्चा बचाने के लिए ऐसा किया। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है इसमें। 70 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन जो है इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही होगा सिर्फ। तो न्यूनतम वेतन पर चर्चा करना चाहती है एक शिक्षिका, और इसमें क्या शामिल होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये मजदूरों के हितों की रक्षा ही इसमें शामिल होगी, तो केवल एक ही इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि न्यूनतम वेतन ये मजदूरों से ही जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 71 है, इसमें बताना है कौन से कथन हमारे सही होंगे। 71 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, बी और डी सही हो जाएंगे, क्योंकि देखो, दृश्य सामग्रियाँ पूरक भराव की तरह पुस्तक को और अधिक अक्षर बनाने के लिए हैं, ये हमारा इसमें नहीं होगा, बाकी सभी सही हैं। 72 क्वेश्चन है, कथन और मतलब कथन बताने हैं कौन से सही हैं इसमें। 72 का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही कथन हमारे गलत हो जाएंगे, इसमें एक भी सही नहीं है। 73 क्वेश्चन है, 73 जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना होगा? लड़के और लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। देखो किस तरह से कन्फ्यूज़ किया गया है, यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि परंपरागत का अपोजिट है, यानी कि परंपरागत मतलब जो पहले से परंपरा चली आ रही है, तो उसके अलावा अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करेंगे, तब ये रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बच सकते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। 74 क्वेश्चन है, और इसमें कथन पूछे गए हैं कौन सा सही है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, बी और सी दोनों। बी और सी इसमें सही आंसर होगा। 75 क्वेश्चन है, इसमें भी कथन है। देखो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कथन के थ्रू आपसे एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इन क्वेश्चंस का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेना कम क्वेश्चंस के थ्रू। 75 क्वेश्चन जो है इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। ए और सी इसमें सही होगा।
76 क्वेश्चन है, इसका होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 ए और डी। नगर प्रशासन पढ़ाने हेतु कौन सी गतिविधि अच्छी रहेगी? तो नगर निगम या नगर पंचायत का भ्रमण। भ्रमण सबसे अच्छा रहता है इस तरह की चीज़ों के लिए। और अपने पड़ोस में सफाई सुविधाओं पर एक परियोजना है, क्योंकि ये भी नगर प्रशासन से ही संबंधित है, तो ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 77, 77 का हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। इसमें हमसे पूछा गया है कि कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हो तो कौन सा उपयुक्त विषय है। तो एक तो देखो, गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल या योजनाएं, इसमें बच्चे अपनी तरफ से थोड़ी सी थिंकिंग अपनी लगाएंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे। ये तो रटा रटाए क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें तो, और इसमें भी रटा रटाया हो सकता है, लेकिन इसमें इन दोनों में वो अपने विचार रखेंगे, तो क्रिएटिव थिंकिंग उनकी डेवलप होगी। वाद विवाद के लिए अच्छा टॉपिक रहेगा ये। 78 क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, केवल ए और सी। तो इन गतिविधियों में से कौन सी रचनात्मक शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रियाओं को बढ़ाने में सहायक होगी? रचनात्मक मतलब वही क्रिएटिविटी बढ़ाने में। तो ए और सी होगा। कक्षा में आने वाली समस्याओं को बच्चों द्वारा पहल करके समाधान उपलब्ध करवाना, ये बिल्कुल सही है, और सी हो जाएगा। बच्चों से अपेक्षा की जाती है कि अपने शब्दों में संदर्भित उदाहरणों से उत्तर दें, तो क्योंकि अपने विचार वो बताएंगे, अपने शब्दों में बताएंगे, तो थोड़ा विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल ए और बी। तो आलोचनात्मक चिंतन के विकास की प्रतीक है कौन सी गतिविधि? विद्यार्थियों को आपस में पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्नों के उत्तर सुनाने के लिए प्रोत्साहित करना। आपस में अगर सुनाएंगे तो एक तरह से वो सोच विचार कर सुनाएंगे। और दूसरा, किसी घटना हेतु एक से अधिक कारणों का वर्णन करना। तो किसी भी चीज़ पर वर्णन करना सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 80, समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने का अवसर उपलब्ध करवाता है। 80 का ऑप्शन सेकंड सही होगा, ए और सी। ए और सी, क्योंकि इसमें देखो, इसमें रटा रटाया हो सकता है। आप ये सोचें, आप इस तरह के आंसर कैसे देंगे, मैं बताती हूँ। अगर किसी में कोई लिमिटेड चीज़ पूछी गई है, जैसे पूछा गया प्रजातंत्र सरकार की 2 विशेषता बताइए। अब 2 विशेषताएं कोई रटी हुई हो सकती हैं, वो बता देंगे फटाफट से। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका बताइए, वो किताब से रटा हुआ आंसर हो सकता है। लेकिन अगर हम पूछेंगे बच्चों के विचार किसी चीज़ पर, तो वो चिंतन का सबसे बढ़िया ऑप्शन होएगा। तो ये आप ऐसे भी आंसर कर सकते थे एलिमिनेशन के थ्रू भी। तो देखो, ए और सी जो है हमारे, ये थोड़ा सा आंसर को थोड़ा सा विस्तारवादी बना रहे हैं, एक तरह से विस्तृत बना रहे हैं, तो ये हमारे होंगे सही आंसर। 81 क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, ए और बी। तो आगे बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन की पाठ्य पुस्तक है, कई समुदायों की चर्चा की गई है। ये बात कर रहे हैं हम पॉलिटी की जो किताब है, अब इसका नाम यही है। तो जैसे कि कई समुदायों की चर्चा हुई है, दलित, मुस्लिम और गरीब की। एक शिक्षक के तौर पर इन पुस्तकों को कक्षा में प्रयोग करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो ये सी और डी हमारा सही होगा, क्योंकि इसमें संवेदनशील तरीके से पढ़ाना पड़ेगा आपको इन मुद्दों को, क्योंकि किसी को बात हर्ट भी कर सकती है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुँच सकती है इससे। तो संवेदनशील तरीके से पढ़ाना होगा। बाकी सभी बच्चों की गरिमा का आदर करने की उच्च प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना, तो ये दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे। तो बचना तो होता नहीं है किसी भी चीज़ से शिक्षक को, ये तो एलिमिनेट आप कर सकते थे। और ये भी बचने, देखो बचना शब्द का प्रयोग हो गया है, इस तरह के अगर नेगेटिव शब्द यूज़ हो ना, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। वैसे तो क्वेश्चन मतलब अगर आप देखें तो स्टेटमेंट्स देख करके डर जाएंगे कि क्या क्या स्टेटमेंट दी हुई हैं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा शांत माइंड से अगर आप एक एक ऑप्शन को पढ़ें, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ें, तो बहुत अच्छे से आप इसका आंसर कर सकते थे। लेकिन होता क्या है ना, एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा माइंड हमारा डिस्टर्ब रहता है, वो एक तरह से स्टेबल नहीं रह पाता, तो बहुत लोग नहीं सोल्व कर पाते हैं इस तरीके से, तो गलतियाँ हो ही जाती हैं। 83 क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 का जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। तो दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही दी हुई है। तो आगे बढ़ते हैं। 84 है, प्राथमिक स्रोत की पहचान करनी है, और ये एक टॉपिक भी हमें दिया हुआ है किससे रिलेटेड प्राथमिक स्रोत हमें देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसमें होगा ए और बी ऑप्शन।
देखो इसमें प्राथमिक स्रोत हमसे पूछा गया, प्राथमिक स्रोत होते क्या हैं, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो होती है, जो हम डायरेक्ट किसी चीज़ का वर्णन करते हैं, अपनी आंखों देखा वर्णन होगा, सामने की कोई घटना होगी, तो वैसी चीज़ें जो हैं हमारी प्राथमिक स्रोत में आती हैं। तो ए और बी जो हैं वो हमारी प्राथमिक स्रोत में आती हैं। 85 क्वेश्चन है, परियोजना प्रतिवेदन के अंत में सामान्यतः दी गई संदर्भिका का क्या उपयोग है। तो 85 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ए, सी और डी। तो बी को छोड़ करके हमारे बाकी सभी हो जाएंगे सही आंसर। 86 क्वेश्चन है, इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। पोर्टफोलियो से रिलेटेड दोनों आपकी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है। तो इसका हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। बच्चे को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें और बच्चे को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। तो पॉजिटिव चीज़ें हैं ये, तो ये तो अलग से ही आपको पता चल जानी चाहिए, माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए। अब देखो, गृह कार्य को पूरा करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे ही। और अनुशासन पर भी ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं हम, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह के वर्ड्स ढूंढें, एलिमिनेशन के थ्रू भी आप सही आंसर तक पहुँच पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 88, तो कक्षा में, तो इसमें मिलान करना है बेसिकली। पहले जो सूची दी हुई है दूसरी से मिलाना है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ए को मिलाएंगे तीसरे से, कक्षा में प्रश्न पूछना, उपचारात्मक तरीके उपलब्ध करवाना। और बी का फोर्थ हो जाएगा साथी मूल्यांकन, एक दूसरे मतलब दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप से अपने प्रदर्शन की जानकारी होना। और सी से दूसरा हो जाएगा सत्रांत परीक्षा, यानी सत्र के अंत में जो परीक्षा होती है वो अधिगमकर्ता को प्रमाणीकृत करने का काम करती है। लिखित परीक्षा बड़े स्तर पर अधिगमकर्ताओं का आकलन होती है। तो इस तरह से हम इनको मिला देंगे। 89 क्वेश्चन है, एक पोर्टफोलियो है, तो पोर्टफोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे आगे के लिए भी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, बी और डी। बी और डी हमारा सही हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एसएसटी का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से अधिगमकर्ता के मूल्यांकन कौशल का आकलन करते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जनधन योजना ने ग्रामीण लोगों के गरीबी से बाहर आने में मदद की है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं, उचित ठहराइए। देखो, अब इसमें हमें अपने विचार बताने हैं, या फिर बच्चों से हम विचार पूछ रहे हैं, तो वो अपने विचार बताएंगे, अपनी सोच बताएंगे। तो इसलिए ये मूल्यांकन कौशल का आकलन हम इससे कर सकते हैं। बाकी अगर हम कहें तो ये रटाई क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे एसएसटी का सॉल्यूशन 17 जनवरी का। तो वैसे तो ये पेपर सेकंड सबका ही सही होगा, क्योंकि शिफ्ट तो सेम ही थी सभी की, तो पेपर 2 तो सेम ही होना चाहिए। बाकी अगर आप किसी और पेपर के आंसर की चाहते हैं, तो उसकी मुझे आंसर की डाउनलोड कर करके अपनी आईडी से मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर देना, और लैंग्वेज का सेट बता देना कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी है और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग तो फिर मैं आपको सॉल्यूशन करा दूँगी। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।